ऐप 51 हिंदी अध्याय 266 अध्याय 173 विस्फोट की कला दानव अग्नि परमाणु बम। ये स्पष्ट है कि छोटी लोमड़ी के शरीर में एकाधिक लपटें नहीं होती। आपको ये समझना होगा कि ज्वाला सम्मेलन केवल विभिन्न ज्वालाओं के बारे में नहीं है, गुण समान होने चाहिए। लिटिल फॉक्स में साधारण लपटें और ट्रू फायर भी हैं, लेकिन ट्रू फ्लेम मोड सक्रिय होने के बाद ये साधारण लपटों का उपयोग नहीं कर सकता। अगर हम एक कदम पीछे हटें तो भी छोटी लोमड़ी दोनों लपटों का एक साथ इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन सच्ची आग और साधारण दानव आग के बीच गुणवत्ता का अंतर बहुत ज्यादा है। साधारण दानव आग सच्ची आग के संपर्क में आते ही तुरंत भस्म हो जाएगी, इसलिए वे आपस में मिल नहीं सकती। लिन चेन निराश नहीं था। छोटी लोमड़ी कौशल का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकी, लेकिन यह अभी भी दिव्य कौशल के भीतर एक दिव्य कौशल था। उन्होंने छोटी लोमड़ी को संक्षेप में बताया कि इस कौशल का उपयोग कैसे किया जाए, जिसने समझ में सिर हिलाया। फिर लिन चेन ने प्रयोग शुरू कर दिया। थोड़ा दूर हटो, लिन चेन ने उसे निर्देश दिया। उन्होंने याद दिलाया कि बीस्ट टैमिंग ट्रेजर मैनुअल में क्या उल्लेख किया गया था कि इस कौशल के लिए भी अभ्यास की आवश्यकता होती है और इसमें तुरंत सफलता नहीं मिल सकती। जियो होंग ने सिर हिलाया, दर्जनों मीटर दूर भाग गया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके तुरंत बाद उसने अपनी पुतलियां खोल दी और उसके पूरे शरीर से नीली चमक निकलने लगी। लिन चेन जानता था कि यह हृदय जलाने वाली अग्नि नियंत्रण की स्थिति थी। जियो होंग ने ट्रू फ्लेम मोड को सक्रिय करने का इरादा किया, लेकिन लिन चेन ने इसे रोक दिया। आपको चीजों को चरणबद्ध तरीके से करना होगा। लिन चेन को डर था कि कहीं ये गलती से लिटिल फॉक्स को चोट न पहुंचा दे। बस साधारण मोड में सुपर फायर बॉल और फ्लेमिंग स्टॉर्म का उपयोग करें, लिन चेन ने कहा। जियो होंग ने सिर हिलाया और प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसकी पूंछ हवा में एक फुर्तीले रिबन की तरह नाच रही थी, और जल्द ही इसकी पूंछ के सिरे पर एक बास्केटबॉल के आकार का सुपर फायर बॉल दिखाई दिया। उसी समय उसके मुंह में आग बनने लगी और ज्वलंत तूफान की सर्पिल ज्वाला तैयार हो गई। अब समय आ गया है। लिन चेन के निर्देश की प्रतीक्षा किए बिना छोटी लोमड़ी ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। फायर मैनिपुलेशन मोड में लिटिल फॉक्स वास्तव में अपनी मारक क्षमता में परिवर्तन महसूस कर सकता था। फिर इसने अपने ऊपर दो कौशलों को एक साथ नियंत्रित करना शुरू कर दिया। अग्नि संचालन के नियंत्रण में दो अलग अलग अग्निपिंड आपस में गुंथ गए और टकरा गए, जिससे चटकने की आवाजें निकलने लगीं। लिन चेन ने छोटी लोमड़ी को उत्सुकता से देखा, लेकिन छोटी लोमड़ी ने इसे अच्छी तरह से प्रबंधित किया। जब अचानक धमाका हुआ तो वह लगभग सफल हो गई। टक्कर होने पर दोनों कौशल फट गए। छोटी लोमड़ी तुरंत नीचे झुक गई, फिर भी वह अभी भी सदमे की लहर से प्रभावित थी। सौभाग्य से लिटिल फॉक्स को आग से डर नहीं लगता तथा प्रयोग किए गए कौशल बहुत शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए लिटिल फॉक्स को विस्फोट से केवल कुछ क्षति ही हुई। जब लिन चेन और जियाओबाई पहुंचे तो छोटी लोमड़ी पूरी तरह से काली हो चुकी थी। हालांकि ये केवल धूल थी। छोटी लोमड़ी ने अपना सिर झुका लिया, दर्द के आंसू लगभग बह रहे थे। जियाओबाई उसे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ी, जबकि लिन चेन ने कहा, जियाओ होंग, जल्दबाजी मत करो। वह जानता था कि लिटिल फॉक्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बस सफलता से थोड़ा पीछे है। धैर्य के मामले में जियाओबाई की तुलना में जियाओ होंग में निश्चित रूप से कमी है, क्योंकि मवेशी स्वाभाविक रूप से अधिक संयमित होते हैं। छोटी लोमड़ी ने सिर हिलाकर स्वीकार किया कि अभी वह बहुत जल्दबाजी में थी। यह अच्छी बात है, गलतियों से सीखना। छोटी लोमड़ी को ठीक होने में 5 घंटे का आराम लगा और लिन चेन चाहता था कि वह थोड़ा और आराम करे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से छोटी लोमड़ी ने मना कर दिया। उसने लिन चेन से कहा कि जब तक यह एहसास ताज़ा है, वह कोशिश जारी रखना चाहता है। लिन चेन को आश्चर्य हुआ ये देखकर कि छोटी लोमड़ी ने सचमुच कुछ समझ लिया था, वह इन बातों को भी समझती थी। फिर लिटिल फॉक्स ने अपना दूसरा प्रयास शुरू किया। नीली चमक उभरी, जिससे अग्नि हेरफेर मोड में प्रवेश हुआ। कुछ ही समय बाद जियो होंग ने एक बार फिर दोनों कौशल हासिल कर लिए। इस बार जियो होंग बहुत शांत था और कौशल की नियंत्रण शक्ति के सही होने तक प्रतीक्षा कर रहा था, उसके बाद ही उन्हें संयोजित करना शुरू कर रहा था। सिजल फ्लेमिंग स्टॉर्म की ज्वाला का आकार सुपर फायर बॉल के बराबर नहीं था, लेकिन दोनों कौशलों की तीव्रता लगभग समान थी। जब दोनों कौशल टकराए तो एक स्पष्ट विस्फोटक ध्वनि सुनाई दी। लिन चेन घबराने लगा, क्या इस बार यह सफल हो सकेगा? एक क्षण में हिंसक ज्वलंत तूफान अनगिनत अग्नि सांपों की तरह सुपर फायरबॉल में पागलों की तरह घुस गया।
सुपर फायरबॉल हिंसक रूप से कांप रहा था। तूफान के कारण उसकी सतह की लपटें फट गईं और सभी दिशाओं में उड़ने लगीं। दोनों लगातार टकराते और विलीन होते रहे। ऊर्जा तेजी से बढ़ती रही, जिससे कानफोड़ू गर्जना उत्पन्न हुई। धीरे धीरे ज्वलंत तूफान और सुपर फायरबॉल की रूपरेखा धुंधली होने लगी तथा एक नए, अधिक शक्तिशाली ऊर्जा रूप में विलीन हो गई। ये सफल होगा, लिन चेन ने गौर से देखा। वह जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन वह पीछे हट गया। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। वह छोटी लोमड़ी को परेशान नहीं कर सकता था। इस बार छोटी लोमड़ी अधिक संयमित थी तथा अंतिम क्षण तक शांत रहने में सक्षम थी। चिपचिपा पदार्थ। इसने पशु शक्ति का प्रयोग किया और अंततः 1 सेकंड के बाद नई ऊर्जा वाले अग्निगोले को स्थिर कर दिया। केवल इस नई ऊर्जा वाले अग्निगोले को देखने के लिए, जो एक छोटे जलते हुए सूर्य जैसा दिखता था, इसका आकार सुपर फायरबॉल की तुलना में लगभग 5 गुना छोटा हो गया था। इसका बाहरी भाग गोलाकार था, लेकिन आंतरिक रूप से एक विशाल ज्वाला भावर बना हुआ था। लिन चेन ने उसे देखकर ही उसका आतंक महसूस करते हुए निगल लिया। क्या ये लिटिल फॉक्स का पहला और दूसरा कौशल मिलाने के बाद नया कौशल था? लिन चेन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और बेहद उत्साहित होकर लिटिल फॉक्स से कहा, आओ, कोशिश करो। छोटी लोमड़ी ने छोटे से सूर्य को बलपूर्वक आगे की ओर फेंका। ऊर्जा का गोला हवा में एक चमकदार चाप बनाता हुआ, और जैसे ही वह जमीन के निकट पहुंचा, सतह पर लपटे अशांत समुद्री लहरों की तरह उठीं, जो उछलते और नाचते हुए चटकती हुई आवाज कर रही थीं। इसके तुरंत बाद एक जोरदार धमाका हुआ। एक कानफोड़ू गर्जना, किसी क्रुद्ध जानवर की तरह गर्जना हुई। आग की लपटें आसमान की ओर उठती हुई एक छोटे से मशरूम जैसे बादल का रूप ले लिया। विस्फोट केंद्र से एक शक्तिशाली तरंग फैली, जिससे मलबा और धूल हवा में बिखर गई। लिन चेन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये शक्ति भयानक है, अविश्वसनीय, अद्भुत। लिन चेन बेहद संतुष्ट था। लेकिन ध्यान रखें, ये लिटिल फॉक्स का सबसे शक्तिशाली समलन कौशल भी नहीं था। वर्तमान सुपर फायरबॉल और फ्लेमिंग स्टॉर्म अपने सबसे मजबूत स्तर पर नहीं है। लिन चेन के दिमाग में पहले से ही एक नया नाम आ रहा था, दानव आग परमाणु बम। यद्यपि यह छोटा मशरूम बादल केवल एक प्रारंभिक बिंदु था, लेकिन ये भविष्य में परमाणु बम की संभावना से थोड़ा सा मिलता जुलता था। यद्यपि अंतर बहुत बड़ा था। वर्तमान मशरूम बादल का आकार लगभग एक कार के बराबर था। ... लिन चेन ने तुरंत इसे नोट कर लिया। वह पूरी तरह से स्वप्न जैसी स्थिति में डूब गया। ये कौशल इतना शक्तिशाली है, सचमुच एक दिव्य कौशल। लिन चेन शायद ही कल्पना कर सकता था कि अगर 2 अलग अलग लपटें एक हो जाए तो ये कितना भयावह होगा। लिन चेन एक यथार्थवादी थे, और हालांकि यह कौशल के वास्तविक प्रभाव को प्रदर्शित नहीं कर सका, लिन चेन बहुत संतुष्ट थे। उसने छोटी लोमड़ी से पूछा, कैसा लग रहा है? गू। छोटी लोमड़ी ने लिन चेन से कहा कि वह अभी भी टिक सकती है, हालांकि उसकी शेष पशु शक्ति कम हो रही है। ये सुनकर लिन चेन तुरंत समझ गया कि उसकी वर्तमान स्थिति वैसी ही है जैसी जियाओबाई ने पहले सामना की थी। अपर्याप्त पशु शक्ति पर्याप्त नहीं है। हालांकि ये सामान्य बात थी। इस तथ्य को छोड़कर कि लिटिल फॉक्स का स्तर बहुत कम था, हॉट बर्निंग फायर कंट्रोल केवल प्रवेश स्तर का था, इसलिए यह बहुत ऊंचाइयों तक नहीं जा सकता था। एक बार हॉट बर्निंग फायर कंट्रोल का स्तर बढ़ जाए तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। आखिरकार जियो हॉन के पास जियोबाई की बर्बर रक्तरेखा जैसा कोई कौशल नहीं था जो सीधे तौर पर पशु शक्ति को बढ़ाता हो, इसलिए वह केवल ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के मार्ग पर ही जा सकता था। इसके बारे में सोचते हुए लिन चेन ने निर्देश दिया, अगले कुछ दिनों तक ध्यान मत करो, अपनी शक्ति का बोध प्राप्त करने का प्रयास करो और देखो कि तुम किस प्रकार का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम बना सकते हो। भूतिया भूल भुलैया में खोया लाल पंख वाला चिकन विकसित होता है। आत्मा के झरने के ऊपर शांति अभी मायावी है। जियाओबाई और अन्य लोग स्पिरिट स्प्रिंग पर लेटे हुए हैं, लेकिन कभी कभी एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। छोटी लोमड़ी ऊर्जा से भरी होती है, एक पागल बम उत्साही की तरह। जैसे ही वह आराम करना समाप्त करती है, वह तुरंत बमों को फ्यूज करने लगती है। लिन चेन भी हमेशा इससे सम्मिलित होते हुए देख रहा है। अंततः पूर्णता क्षेत्र में सुपर फ्लेम बम और ज्वलंत तूफान के सम्मिलन पर जम जाता है। लिटिल फॉक्स के सिर के ऊपर छोटे सूरज को देखते हुए, जो पिछले वाले से 2 गुने से भी अधिक बड़ा है, लिन चेन एक गहरी सांस लेता है। इस बार शक्ति कितनी बढ़ेगी? अपने चिंतन में लिटिल फॉक्स सीधे दानव अग्नि परमाणु बम को आगे फेंक देता है। अगले ही पल अंधेरे आकाश को चीरती हुई एक चमकदार सफेद रोशनी फैलती है।
तुरंत ही एक विशाल आग का गोला तेजी से जमीन पर फैलने लगता है, जिससे आसपास के क्षेत्र में गर्मी की लहर पैदा हो जाती है। आग का गोला तेजी से बाहर की ओर फैलता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निर्दयतापूर्वक निगल जाता है। उच्च तापमान के कारण पेड़ तुरंत राख में बदल जाते हैं और शक्तिशाली प्रघात तरंग तेजी से फैलती है तथा जमीन पर मौजूद हर चीज को उलट देती है। अंत में विस्फोट से निकला मशरूम जैसा बादल आकाश में ऊपर उठता है। इसके आकार को देखते हुए ये 2 मंजिला इमारत के बराबर होना चाहिए। लिन चेन ये दृश्य देखकर उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। ये सचमुच आश्चर्यजनक शक्ति है। बाद में कोशिश करना कि क्या तुम इसे ट्रू फ्लेम मोड में फ्यूज कर सकते हो, लिन चेन उत्सुकता से कहता है। छोटी लोमड़ी उत्साह में सिर हिलाती है। इसके लिए ताकत में प्रगति प्राथमिक प्रेरणा है। आराम करने के बाद लिटिल फॉक्स तुरंत ट्रू फ्लेम मोड में सम्मिलन शुरू कर देता है, लेकिन दुर्भाग्य से ट्रू फ्लेम मोड को प्राप्त करना मुश्किल है। सबसे पहले ट्रू फ्लेम मोड में बहुत अधिक बीस्ट पावर की खपत होती है, कौशल की तीव्रता एक स्तर बढ़ जाती है और सम्मिलन की कठिनाई अधिक हो जाती है। छोटी लोमड़ी ने कई बार कोशिश की लेकिन अंततः सफल नहीं हुई। जल्दी मत करो, लिन चेन अंत में कहता है, तुम्हारी यह चाल पहले से ही मजबूत है, तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम्हारा स्तर बढ़ न जाए और ट्रू फायर न्यूक्लियर बम को फ्यूज करना कोई समस्या नहीं होगी। छोटी लोमड़ी खुशी से अपने छोटे दांत दिखाते हुए सिर हिलाती है। इस बीच बड़े सफेद भालू की इच्छा बढ़ती जा रही है। वह तुरंत लिन चेन के साथ एक अनुबंध करना चाहता है। कितना समय हो गया है और छोटी लोमड़ी पहले से ही इतनी शक्तिशाली हो रही है। साथ बिताए समय के साथ बड़ा सफेद भालू इस परिवार में घुल मिल गया है। वह छोटी लोमड़ी के मजबूत होने से बहुत खुश है, लेकिन ये भी तत्काल मजबूत होना चाहता है ताकि इस परिवार में कुछ योगदान दे सके। ... लिटिल फॉक्स की सफलता उनके लिए एक प्रेरणादायक घटना है। इसके बाद उनकी साधना और अधिक कठोर हो जाएगी। यद्यपि आपदा भक्षक पशु द्वारा आत्मा वसंत की आध्यात्मिक शक्ति को भक्षण करने की स्थिति अभी भी मौजूद है। ये ठीक है, बस इसे अवशोषित होने दो। लिन चेन भी आपदा भक्षण जानवर की जांच करता है, उम्मीद करता है कि यह मजबूत हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से आपदा भक्षक जानवर अभी भी आपदा भक्षक जानवर है, उसके स्वरूप या ताकत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी ओर छोटा कीट राजा तेजी से ताकत में आगे बढ़ता है। ऐसा लगता है कि उसने कीट जाति के साधना रहस्यों को समझ लिया है और अगले महीने के भीतर वह सीधे स्तर 10 तक पहुंच गया। स्तर 10 के बाद छोटा कीट राजा कीटों का प्रजनन शुरू करने के लिए तैयार है। लिन चेन ये देखने के बाद आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। अब छोटे कीट राजा और इन आत्मा जानवरों के बीच अच्छी भावनाएं बन गई हैं, लेकिन जब वे चले जाते हैं तो उनका अलग होना तय है। छोटे कीट राजा की उत्पत्ति ने उसे संपूर्ण जीवन एकाकी रहने के लिए अभिशप्त कर दिया था तथा उसे केवल अपने ही प्रकार के लोगों का साथ मिला था। इस महीने के दौरान लिन चेन के किसी भी आत्मा जानवर को कोई सफलता नहीं मिली है। सबसे तेजी से ऊपर उठने वाले आपदा भक्षण जानवर और छोटे कीट राजा हैं। लिन चेन जल्दबाजी में नहीं है। स्पिरिट स्प्रिंग के बंद होने में अभी भी लगभग 3 महीने का समय है, जो कि काफी समय है। पलक झपकते ही 1 और महीना बीतने को है। लिन चेन ने आपदा भक्षण करने वाले जानवर से पूछा कि क्या बायलिंग के बारे में कोई खबर है। आपदा भक्षण करने वाले जानवर और बायलिंग के बीच मानसिक संचार होता है। जब तक वे एक ही स्थान पर होते हैं, वे एक दूसरे के आगमन को महसूस कर सकते हैं। विपत्ति भक्षी जानवर अपना सिर हिलाता है। लिन चेन आश्चर्यचकित है। 2 महीने बीत चुके हैं, ऐसा लगता है कि विकास अभी भी पूरा नहीं हुआ है। कल फिर से पहला दिन है। लिन चेन समय देखता है और पहले देखे गए दृश्य को याद करता है। यदि कल का चांद पहले जैसा ही है तो इससे एक बात सिद्ध होती है, यहाँ अजीब घटनाएं केवल पहली रात को ही होती हैं। लिन चेन चुपचाप इंतजार कर रहा है, उसका मन कहीं दूर जा रहा है। दरअसल इस दुनिया के ऐतिहासिक अभिलेखों में एक रिक्त स्थान है। वर्तमान में दर्ज इतिहास के 3 चरण हैं। सबसे पहले ताइचू की शुरुआत, दूसरा स्वर्गीय ताइचू, तीसरा दिव्य पशु युग। अभिलेखों के अनुसार ताइचू की शुरुआत के दौरान मनुष्यों ने अमरता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ साधना शुरू की, लेकिन इस बात का कोई अभिलेख नहीं है कि मनुष्य ने खेती कैसे शुरू की। ये साधना क्षमता जन्मजात प्रतीत होती है। उस काल में यद्यपि दानव पशु अस्तित्व में थे, परंतु मनुष्यों की तुलना में उनकी शक्ति उल्लेखनीय रूप से कमजोर थी। प्रायः 1000 वर्ष के महान दानव को 30 वर्षों तक साधना करने वाले मानव से मुकाबला करने में कठिनाई होती थी। ये कहा जा सकता है कि वह मानव जाति के लिए सबसे गौरवशाली युग था।
लिन चेन का हमेशा से मानना था कि ताइचू की शुरुआत से पहले एक अलिखित इतिहास था। न केवल वह ऐसा सोचते हैं, बल्कि ब्लू स्टार के कई लोग भी ऐसा मानते हैं। अन्यथा ये समझाना कठिन है कि मनुष्य ने साधना का मार्ग कैसे अपनाया। लेकिन दुर्भाग्यवश 2 युगों के बाद भी मानवता अंततः इस ऐतिहासिक शून्य को नहीं भर सकती। चाहे कितनी भी आधारहीन अटकलें लगाई जाएं, उनमें से कोई भी प्रमाणित नहीं हुई है। इस बारे में सोचते हुए लिन चेन ने आपदा भक्षण करने वाले जानवर से कहा, आज रात फिर से संवेदन करने का प्रयास करें, देखें कि क्या आप एक उन्नत आत्मा वसंत को महसूस कर सकते हैं। प्रोक विपत्ति भक्षी जानवर सिर हिलाता है। ... जैसे ही रात होती है, लिन चेन आकाश की ओर देखता है, और वास्तव में कांस्य विशाल वृक्ष एक बार फिर चंद्रमा पर दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है कि कांस्य विशालकाय वृक्ष की पत्तियां हिल रही हैं। लिन चेन अपनी आंखें रगड़ता है, नीचे से ऊपर तक उसे थोड़ा अजीब सा महसूस होता है। भूतिया भूलभुलैया में खोया लाल पंख वाला चिकन विकसित होता है। _2 वह एक क्षण के लिए झिझका और अंततः विपत्ति भक्षी जानवर की ओर देखा। गू आपदा भक्षण करने वाले जानवर ने लिन चेन को बताया कि उसने आत्मा के झरने के स्थान को महसूस किया है। लिन चेन ने इसके बारे में सोचा और अंततः नहीं गया। वह जिज्ञासु था, निश्चित रूप से जिज्ञासु, लेकिन मृत्यु का भय भी निश्चित था। यदि जियाओबाई कोई 80 स्तर का दिव्य जानवर होता, तो लिन चेन निश्चित रूप से बिना किसी दूसरे विचार के अन्वेषण करता। या अगर किन शाओसाओ उसके साथ होते, तो लिन चेन बिल्कुल भी नहीं डरता। लेकिन अब ये अजीब घटनाएं ऐसी नहीं थीं जिन्हें लिन चेन जैसा नौसिखिया बीस्टमास्टर झेल सकता था। पर्याप्त शक्ति के अभाव में लिन चेन लापरवाही से काम नहीं करेगा। यदि वह गलती से अपनी जान गंवा दे तो यह उसके लिए उचित नहीं होगा। हालांकि आप कभी नहीं जानते कि पहले क्या होगा, दुर्घटना या कल। लिन चेन ने अपनी जिज्ञासा को दबा दिया, लेकिन अजीब घटना उसके सामने आई। अचानक लिन चेन ने देखा कि आसमान में बहुत सारी सफेद धुंध छा रही है, जिससे इस क्षेत्र का दृश्य अस्पष्ट हो रहा है। बिल्कुल नहीं, लिन चेन ने मुश्किल से निगला। उसे यह सफेद धुंध अच्छी तरह याद थी, पिछली बार उसका इससे सामना हुआ था। भाई, मेरे साथ मत उलझो। लिन चेन खड़ा हुआ और सतर्कता से चारों ओर देखने लगा। जल्द ही सफेद धुंध घनी हो गई और लिन चेन ने जियाओबाई को उसके ध्यान से जगाया। केवल जियाओबाई ने मुंह किया और उनके नीचे आत्मा वसंत की ओर इशारा किया। हमारा स्पिरिट स्प्रिंग लेवल 6 बन गया है। लिन चेन आश्चर्यचकित था। जियाओबाई ने सिर हिलाया। विपत्ति भक्षी जानवर ने भी सिर हिलाकर इसकी पुष्टि की। लिन चेन को यह और भी अजीब लगा और उसने आगे धुंधले स्थान को देखा, ये जानते हुए कि वह पिछले महीने के अंतिम बिंदु पर पहुंच गया था। खैर, चूंकि मैं इस बार यहां आया हूं, इसलिए मेरा वास्तव में आपको उकसाने का कोई इरादा नहीं था। लिन चेन ने एक क्षण विचार किया और अंततः आगे की स्थिति का परीक्षण करने का निर्णय लिया। ... लिन चेन ने उन सभी को उठा लिया। हालांकि स्तर 6 स्पिरिट स्प्रिंग कीमती था, लेकिन अगर यह केवल एक दिन के लिए उपलब्ध होता, तो इसका ज्यादा प्रभाव नहीं होता। तो लिन चेन बस थोड़ा सा अन्वेषण करने के लिए चला गया। कोहरे के केंद्र की ओर बढ़ते हुए दृश्यता और भी खराब होती गई। जैसे ही वे चले, अचानक छोटी लोमड़ी चीखी और लिन चेन और दोनों जानवर तेजी से मुड़े, ये सोचकर कि उनका सामना किसी दुश्मन से हो गया है। लेकिन ये सिर्फ एक झूठा अलार्म था। छोटी लोमड़ी ने एक हड्डी पर पैर रख दिया था और वह डर गई थी। लिन चेन ने जमीन पर पड़ी हड्डियों पर नजर डाली। वे इंसानी नहीं, बल्कि जानवर जैसी लग रही थीं। लिन चेन ने सोचा, चूंकि यह लेट ताइचू युद्ध क्षेत्र था, इसलिए जानवरों की हड्डियां मिलना सामान्य बात थी। उन्हें छूने के लिए ब्लडलाइन गोल्डन हैंड का उपयोग किया गया, लेकिन हड्डियां इतनी सूखी थीं कि कुछ भी नहीं खोजा जा सका। लिन चेन खड़ा हुआ और आगे बढ़ता रहा। वह जितना आगे गया, उतनी ही अधिक हड्डियां वहां पाई गईं। इस जगह ने लिन चेन को बुरा एहसास दिया। स्पष्ट रूप से लिन चेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी ऐसे स्थान और समय में प्रवेश कर गया है जो उसका नहीं है। यहाँ केवल आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करने के कारण वह इसका विकास नहीं कर सका। सफेद धुंध घनी होती जा रही थी और वे आगे बढ़ने में असमर्थ थे। लिन चेन ने इसके बारे में सोचा और अंततः जिस रास्ते से वे आए थे उसी रास्ते से लौटने का निर्णय लिया। एक बार फिर उसने अपने दिल की जिज्ञासा को दबाया और वापस मुड़ गया। लेकिन इस बार वह स्पिरिट स्प्रिंग स्थान पर वापस आए बिना लंबे समय तक चलता रहा। जब वे आए तो उन्हें आधा घंटा लग गया, लेकिन वापसी में 2 घंटे बाद भी वे स्पिरिट स्प्रिंग नहीं ढूंढ सके। गलत दिशा। लिन चेन ने आपदा भक्षण करने वाले जानवर से पूछा।
लेकिन आपदा भक्षण करने वाले जानवर ने अपना सिर हिलाकर लिन चेन को बताया कि दिशा सही थी, क्योंकि उसे लगा कि आत्मा का झरना बस आगे ही था। अचानक छोटी लोमड़ी फिर से चीखी और लिन चेन ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि छोटी लोमड़ी ने फिर से हड्डियों पर पैर रख दिया था। ये ठीक है, लिन चेन ने दिलासा दिया। गुगु। लेकिन छोटी लोमड़ी ने लिन चेन को बताया कि वह डरी हुई नहीं थी, बल्कि यह हड्डी वैसी ही लग रही थी जिस पर उसने पहले कदम रखा था। बिल्कुल नहीं। ये सुनकर लिन चेन को पसीना आ गया। क्या ये भूतिया दीवार की घटना हो सकती है? लिन चेन हड्डी को उठाने के लिए आगे बढ़ा। उसने पाया कि यह वास्तव में पिछली हड्डी के समान थी। इससे पहले उसे याद आया कि हड्डी के ठीक सामने एक खोखला भाग था। इस हड्डी पर सचमुच ऐसा ही निशान था। लिन चेन ने पीछे मुड़कर कहा, चलो एक बार फिर चलने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से 15 मिनट बाद वे उसी स्थान पर वापस आ गए। इस बार लिन चेन ने इस पर विश्वास किया। उसे विश्वास हो गया कि यह भूतिया दीवार थी। लिन चेन घबराया नहीं था। अब जब वह अजीब घटनाओं के बीच था तो भागना कोई विकल्प नहीं था। पिछले अनुभव से पता चलता है कि एक बार रात बीत जाने पर ये अजीब चीजें गायब हो जाती हैं। चूंकि मैं यहाँ हूँ, लिन चेन ने आगे देखा और अंततः अपना मन बना लिया। मूलतः वह इसे भड़काना नहीं चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह विचित्रता अपने आप ही सामने आ गई, इसलिए वह केवल हिम्मत जुटाकर ही आगे बढ़ सका। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, सफेद धुंध इतनी घनी होती गई कि दृश्यता लगभग शून्य हो गई और लिन चेन सतर्क हो गया तथा दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने लगा। धुंध से गुजरते हुए अचानक हर जगह रोशनी चमक उठी, जिससे लिन चेन की आंखें बेचैन हो गईं। जियाओ हे और जियाओ बाई तुरंत उनके सामने पहरा देने के लिए खड़े हो गए और छोटी लोमड़ी लिन चेन के कंधे पर कूद पड़ी और खुद को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। एक बार जब लिन चेन ने चमक के साथ तालमेल बिठा लिया तो उसे लगा जैसे वह एक बिल्कुल नई दुनिया में आ गया हो। यहाँ का चांद इतना बड़ा और इतना गोल था, ऐसा लग रहा था जैसे चांद यहाँ बहुत करीब है। इस क्षण में कांस्य विशाल वृक्ष स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ये कैसी दुनिया है? एक नया महाद्वीप। लिन चेन ने दूर तक देखा, लेकिन यहाँ तो वीरान सा माहौल था। दूर दूर तक किसी भी असामान्य चीज का कोई निशान नहीं था। लिन चेन ने अंदर जाकर देखने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे लगा जैसे वह किसी दीवार से टकरा गया हो। एक अदृश्य दीवार। लिन चेन हैरान था। उसने उसे छुआ, पर तथाकथित दीवार को महसूस नहीं कर सका। फिर भी वह अंदर नहीं जा सका। अगर यूनिकॉर्न यहाँ होता तो बहुत अच्छा होता। लिन चेन ने कल्पना की कि यह इस जगह में प्रवेश को अवरुद्ध करने वाला एक अंतरिक्ष अवरोध होना चाहिए। लिन चेन जानता था कि वह यहीं रुक सकता है। वापस लौटने के बजाय वह अदृश्य दीवार के बाहर खड़ा रहा और अपनी आंखों से भीतर की हर चीज को ध्यान से देखता रहा। प्रेतों द्वारा फंसा लाल पंख वाला चिकन विकास _3। ये दुनिया ब्लू स्टार से बहुत अलग नहीं लगती, सिवाय इसके कि यह लोगों को उजाड़ और क्षय का एहसास कराती है। ये युद्ध के बाद खालीपन की भावना जैसा है। आपके सामने जो दृश्य है, क्या यह एक मृत तृष्णा है या एक अलग थलग नई दुनिया? ये केवल अमावस्या की रात में ही इस खंडहर में क्यों दिखाई देता है? लिन चेन का अंतर्ज्ञान उसे बताता है कि यहाँ कुछ आश्चर्यजनक चीज छिपी हो सकती है। यह अफसोस की बात है कि लिन चेन प्रवेश नहीं कर सकता, वह केवल हार मान सकता है। लिन चेन सोचता है कि क्या दूसरा प्रयास करने से पहले बाय लिंक के आने का इंतजार करना चाहिए। अंदर ही अंदर लिन चेन उत्सुक है, लेकिन सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है। एक रात के बाद सफेद धुंध छट जाती है और लिन चेन और बाकी लोग अपने मूल स्थान पर लौट आते हैं। सब कुछ एक सपने जैसा लगता है, एक अवास्तविकता का एहसास जो आधे दिन के बाद ही दूर होता है। जहां तक आत्मिक पशुओं का प्रश्न है, वे पहले ही अपनी सांसारिक साधना पर लौट चुके हैं। लिटिल फॉक्स को वर्तमान में स्तर उन्नति की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसका वर्तमान कार्य लगातार हॉट बर्निंग फायर कंट्रोल को बेहतर बनाना है। 2 दिन और बीत जाते हैं और विपत्ति भक्षी जानवर को आखिरकार बाय लिंक के यहाँ आने का आभास हो जाता है और वह वहां से निकल पड़ती है। उसे कल पहुंच जाना चाहिए। लिन चेन ने सिर हिलाया। हालांकि आधा समय बीत चुका है, फिर भी 2 महीने से अधिक समय बचा है, जो कि आत्मा जानवरों के लिए एक दुर्लभ अवसर है। हालांकि बाय लिंक के आगमन के साथ बहुत अधिक आत्मिक जानवरों का मतलब है कि उन्हें 2 समूहों में विभाजित करना होगा। दूसरे दिन बाय लिंक आखिरकार पहुंचती है। पहुंचते ही वह विपत्ति भक्षी जानवर को देखती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। लिन चेन समझ सकता है, अगर उसने 2 महीने तक जियाओबाई को नहीं देखा होता तो वह शायद वैसा ही होता। मोटा लग रहा है।
बायलिंग आपदा भक्षी जानवर के पेट को थपथपाता है, बहुत खुश होता है। नीम हकीम, विपत्ति भक्षी जानवर भी बहुत खुश है। लिन चेन बायलिंग के बगल में लाल पंख वाले मुर्गे को घूरता रहता है। चूंकि वह यहाँ आए हैं, लियुगु ने इसे सफलतापूर्वक विकसित होने में मदद की होगी। लिन चेन की आंखें कौतूहल से चमक उठती हैं, वह देखना चाहता है कि यह क्या बन गया है और साथ ही एक पंख भी तोड़ना चाहता है। ... अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद लिन चेन ने बायलिंग से पूछा कि क्या विकास सफल रहा। बायलिंग ने सिर हिलाया। उसे लिन चेन पर पूरा भरोसा था और उसने पूरी विकास प्रक्रिया विस्तार से समझाई, जिसमें विकास के दौरान फिर से प्रकट हुई फीनिक्स की झलक भी शामिल थी। सुनने के बाद लिन चेन ने रेड फेदर चिकन की जांच की, आश्चर्यचकित होकर पूछा, ये पहले से ही स्तर 23 है। बायलिंग ने सिर हिलाया। रेड फेदर चिकन न केवल सफलतापूर्वक विकसित हुआ, बल्कि विकास के दौरान ये सीधे स्तर 20 से स्तर 23 तक पहुंच गया। लिन चेन ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। विकासात्मक छलांग सामान्य है, लेकिन आमतौर पर केवल 1 या 2 स्तरों की छलांग होती है। हालांकि इससे स्पिरिट बीस्ट की प्रतिभा का आकलन नहीं होता है। 3 स्तरों की छलांग निश्चित रूप से असाधारण क्षमता और संभावनाओं को इंगित करती है। चूजा, रूप बदलो और उसे दिखाओ। बायलिंग लाल पंख वाले मुर्गे की ओर आशा भरी निगाहों से देखता है। लाल पंख वाला चिकन अपना सिर ऊपर उठाता है। युग बदल गया है। इसे युद्ध क्षेत्र में बायलिंग के शून्य को बनाए रखना होगा। कू, वह पुकारता है, फिर अपने पंख फड़फड़ाता है और अगले ही क्षण विकसित रूप में प्रवेश कर जाता है। ज्वाला पंख जानवर, ये लाल पंख वाले मुर्गे की पैतृक विकासात्मक आत्मा जानवरों में से एक है, जो शीर्ष स्तरीय किस्म से संबंधित है। लाल पंख वाले मुर्गे की तुलना में इसका आकार लगभग 3 गुना बढ़ गया। इसका शरीर मैग्मा के समान लाल रंग के परतदार पंखों से ढका हुआ था। प्रत्येक पंख के अंत में सुनहरी लौ के पैटर्न बने हुए थे, जो पंखों के बीच बहते लावा के समान थे। इसके सिर पर मुर्गी के छत्ते जैसी रूपरेखा बनी हुई है, लेकिन छत्ते के पंख जीवंत लाल सुनहरे लेप्टों के 3 समूहों में बदल गए हैं। पूंछ फीनिक्स के लंबे पंखों के भ्रूण रूप को प्रदर्शित करती है, जिसमें 3 मुख्य पंख अर्ध पारदर्शी एम्बर रंग के होते हैं। लिन चेन ने फ्लेम फेदर बीस्ट्स के बारे में पढ़ी गई पिछली जानकारी को याद करते हुए कहा कि यह चिकन असाधारण है। इसका चौथा कौशल है। लिन चेन उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। रेड फेदर चिकन के पहले 3 कौशल उत्कृष्ट नहीं है, क्योंकि लियुगु ने इसका भी उल्लेख किया है। लाल पंख वाले चिकन के लिए गुणात्मक परिवर्तन की अवधि विकास के बाद की है। फीनिक्स कर्म अग्नि, लिन चेन द्वारा कौशल 4 का उल्लेख सुनकर बायलिंग की आंखें चमक उठी, वह अपनी खुशी को छिपा नहीं सकी। आओ चिकन, प्रदर्शन करो, बायलिंग ने कहा। लाल पंख वाले मुर्गे ने आंखें सिकुड़ी, फिर अपने पंख फैलाए और एक क्षण में उसके पंखों और परों के बीच प्लेटिनम प्रकाश प्रवाहित हुआ। फीनिक्स कार्मिक अग्नि, लिन चेन ने मुश्किल से निगला। हे, बायलिंग ने प्रसन्नतापूर्वक सिर हिलाया। उसने लिन चेन को ठीक वही बताया जो लियुगु ने कहा था, यह मानते हुए कि लाल पंख वाले मुर्गे में फीनिक्स रक्तरेखा बहुत केंद्रित थी, और चूंकि इसने अपने विकास के लिए फीनिक्स सार रक्त का उपयोग किया था, इसलिए इसमें ऐसा कौशल जागृत हुआ। लिन चेन ने भी गहरी सांस ली। सरल शब्दों में कहें तो फीनिक्स कार्मिक अग्नि विश्व शुद्धिकरण सच्ची ज्वाला के समान है, लेकिन फिर भी इसमें अंतर है। आखिरकार फीनिक्स कार्मिक अग्नि अमर फीनिक्स का विशिष्ट कौशल है, इसलिए दिव्य ज्ञान क्षेत्र में विकसित होने के बाद यह विश्व शुद्धिकरण सच्ची ज्वाला से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन फीनिक्स कार्मिक फायर को विकसित करना भी अधिक कठिन है। लिन चेन ने इसे देखा, उसके मुंह में लगभग पानी आ गया। यदि लिटिल फॉक्स भी फीनिक्स कार्मिक फायर पर अधिकार कर सके तो कितना अच्छा होगा। फीनिक्स कार्मिक अग्नि जोड़ विश्व शुद्धिकरण सच्ची ज्वाला को हृदय जलाने वाली अग्नि नियंत्रण के साथ जोड़ा गया। इस मोड के तहत परिणामी सम्लन कौशल अकल्पनीय रूप से भारी हो सकता है, लेकिन ये केवल एक कल्पना ही हो सकती है। लिटिल फॉक्स द्वारा फीनिक्स कार्मिक फायर को जागृत करने की संभावना लगभग 0 है। आखिरकार दोनों जातियां अलग अलग हैं। ... लाल पंख वाले मुर्गे ने अपना प्रदर्शन समाप्त करने के बाद लिन चेन की आंखें झपकाईं और उसने कहा, यह बहुत शक्तिशाली है, क्या मैं इसे छू सकता हूं? लाल पंख वाले मुर्गे ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और तुरंत ही अत्यंत सतर्क हो गया। उसे अभी भी वह रंजिश याद थी जब पिछली बार लिन चेन ने उसके पंख जबरदस्ती नोच लिए थे। बायलिंग ने कहा, मुर्गे, उसे इसे छूने दो, ठीक है। लाल पंख वाला मुर्गा 1000 तरीकों से अनिच्छुक था, लेकिन चूंकि बायलिंग बोल रहा था, इसलिए वह मना नहीं कर सका।
लिन चेन खुशी से उस पंख को तोड़ने के इरादे से उसके पास गया, तभी उसने देखा कि लाल पंख वाला मुर्गा कहीं से एक पंख निकालकर उसे दे रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन चेन शर्मिंदा था। कठोर चिकन, यहाँ तक कि उसने अपने पंख भी नोच लिए। हालांकि यदि इसे अकेले किया जाए तो ये कम दर्दनाक होगा। उसने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया और मुर्गे की पीठ पर अपना हाथ रख दिया। ज्वालापंख जानवर, उन्नत आत्मा परिवर्तन, प्रमुख रक्तरेखा, ज्वालापंख जानवर 40%, छिपी हुई रक्तरेखा 50%, प्रदूषित रक्तरेखा 10%। अरे बाप रे! शुरू में लिन चेन ने सोचा कि कोई गलती हुई है, लेकिन जब उसे वास्तविकता का एहसास हुआ तो उसे तुरंत ईर्ष्या हुई। उसे याद आया कि पिछली बार उसने रेड फेदर चिकन का डेटा कब चेक किया था। लाल पंख वाला चिकन, प्रमुख वंश, लाल पंख चिकन 40%, छिपी हुई रक्तरेखा 50%, प्रदूषित रक्तरेखा 10%। क्या विकास के बाद भी यह समान रक्त अनुपात बनाए रख सकता है? इसके अलावा रेड फेदर चिकन की रक्त रेखा पूरी तरह से गायब हो गई थी। यह विचित्र है, सचमुच विचित्र। लिन चेन ने स्वीकार किया कि वह बहुत ईर्ष्यालु था। वह कदम दर कदम काम करने के लिए ब्लडलाइन गोल्डन हैंड पर निर्भर था, लेकिन बाइलिंग ऐसी थी जैसे उसने धोखेबाजी की हो। हालांकि लिन चेन को एक पल के लिए ईर्ष्या महसूस हुई और जल्द ही उसकी मानसिकता ठीक हो गई। चूंकि भाग्य उसके पक्ष में नहीं था, इसलिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकता था। लिन चेन ने बाइलिंग को संक्षेप में स्थिति समझाई जिसमें आपदा भक्षण करने वाले जानवर द्वारा आध्यात्मिक झरने की आध्यात्मिक शक्ति को खा लेने की बात भी शामिल थी। अंत में दोनों ने सोचा कि अलग अलग रास्ते पर जाना अच्छा होगा क्योंकि एक स्थान पर्याप्त नहीं था। आपदा भक्षण करने वाले जानवर के मार्गदर्शन से उन्हें जल्दी से एक नया स्थान मिल गया, जो कि स्तर 5 था। लिन चेन ने नया स्थान बाइलिंग के लिए छोड़ने का फैसला किया, जबकि वह जियाओबाई और अन्य लोगों को पुराने स्थान पर वापस ले गया। रास्ते में अप्रत्याशित रूप से उनकी मुलाकात स्पिरिट अकादमी के छात्रों से हुई, जो इतने लंबे समय तक यहाँ रहने के बाद पहली बार था। यह संयोगवश नहीं हुआ, बल्कि दूसरे पक्ष द्वारा उत्पन्न शोरगुल के कारण ऐसा हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ कि आत्मिक जानवर प्रशिक्षण ले रहा था। जब लिन चेन करीब गया तो उसने उस व्यक्ति का चेहरा पहचान लिया। वह झांग सुकिंग था। झांग सुकिंग अपने बैच में 3 स्थानों में से एक के लिए एक मजबूत दावेदार थी, लेकिन लिन चेन और फोंग यू की तुलना में उन्हें कुछ नुकसान हुआ, और स्पिरिट अकादमी में छिपी प्रतिभाओं के साथ उसका तीसरा स्थान कुछ अनिश्चित था। दोनों की मुलाकात हुई, हालांकि वे व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं थे, लेकिन वे पहले भी लड़ चुके थे। लिन चेन ने उसकी साधना की स्थिति के बारे में नहीं पूछा, बल्कि संकोच से पूछा, क्या तुमने महीने की शुरुआत में आकाश में दिखाई देने वाले कांस्य विशाल वृक्ष को देखा? झांग सुकिंग ने सिर हिलाया और सफेद धुंध का उल्लेख किया। उसने लिन चेन को यह भी बताया कि उसने ये घटना पहले महीने में नहीं देखी थी। दूसरे महीने से ही उसे ये दिखाई देने लगा। क्या ये दूसरा महीना नहीं है जब मैं आया था? लिन चेन पहले से ही गहन विचार में डूबा हुआ था। फिर उसने पूछा, क्या आपने अंदर जाकर जांच करने की कोशिश की? मैं वहां गई थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। झांग सुकिंग ने अपना सिर हिलाया। लिन चेन बता सकता था कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। आपदा भक्षण करने वाले जानवर के मार्गदर्शन के बिना झांग सुकिंग शायद आत्मा झरने का स्थान नहीं ढूंढ पाती। उन्होंने ये जानकारी इसलिए नहीं बताई क्योंकि झांग सुकिंग को ये जानकारी वैसे भी नहीं मिल पाती। कुछ देर की बातचीत के बाद लिन चेन ने विदाई ली और अपने स्पिरिट स्प्रिंग स्थान पर लौट आया। लिन चेन के सामने आने वाले कार्य भारी थे। सबसे पहले उसे 5वें वंश परिष्करण के लिए जियाओबाई को शीघ्रता से स्तर 30 तक ले जाने की आवश्यकता थी। दूसरे, लिटिल फॉक्स का चौथा शोधन भी निकट था। लगभग 5 दिनों के बाद जियाओबाई अंततः स्तर 30 तक पहुंच गया। इसके कारण लिन चेन भी लेवल 16 तक पहुंच गया। बस 4 और स्तर और जियो हेई को अनुबंधित किया जा सकता है, लिन चेन ने कहा, स्तर ऊपर करते हुए बिग व्हाइट बेयर के लिए एक गुलाबी तस्वीर चित्रित करते हुए। दरअसल लिन चेन को इस यात्रा में बड़े सफेद भालू के लिए खेद महसूस हुआ। यदि तीनों आत्मिक जानवर आत्मिक झरने के पोषण का आनंद ले सकें, तो उनका स्तर ऊपर उठना बहुत संतोषजनक होगा। जियाओबाई के स्तर ऊपर जाने के बाद उसे पता चल गया कि लिन चेन क्या करने वाला था, और उसने अपने कौशल का परिश्रमपूर्वक प्रशिक्षण शुरू कर दिया और अपनी स्थिति को पूर्ण रूप से बहाल करने की कोशिश की। लगभग 5 दिन बाद लिन चेन ने अंततः इसके लिए रक्त रेखा शोधन शुरू कर दिया। क्या तुम तैयार हो? लिन चेन ने पूछा। जियाओबाई ने सिर हिलाया। लिन चेन ने एक सांस ली और नमूने चुनना शुरू कर दिया।
निस्संदेह बाय लिंग के रेड फेदर चिकन से उन्हें जो नमूना मिला था वह अत्यंत उत्कृष्ट था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए लिन चेन ने पवित्र जानवर स्तर के नमूनों में से सर्वश्रेष्ठ को चुना, जो उसके पास ज्यादा नहीं थे। इस बार लिन चेन ने लगभग 20% का लक्ष्य रखा था, इसलिए नमूनों का बेहतर होना आवश्यक था। बाय लिंग के साथ उनके अच्छे संबंधों को देखते हुए भविष्य में पंख प्राप्त करना आसान होगा। इसलिए लिन चेन ने एकल पंख को परिष्कृत करने में संकोच नहीं किया। ब्लडलाइन गोल्डन हैंड लगाने के बाद लिन चेन ने एक ब्लड ड्रॉप प्राप्त किया और जांच करने के लिए अपना हाथ जियाओबाई के सिर पर रख दिया। छिपी हुई रिक्तरेखा 50%, रूपांतरण दक्षता 46%, खतरे के कगार पर लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। ये सब देखकर लिन चेन बहुत खुश हुआ। सब कुछ उस डेटा से मेल खाता था जो वह चाहता था। जियाओबाई, मैं शुरू करने वाला हूं, लिन चेन ने जियाओबाई से कहा। इस बार पहले से ज्यादा दर्द होगा, तैयार हो जाओ। जियाओबाई ने सिर हिलाया। यद्यपि इसकी आदत हो गई थी, लेकिन उस तरह के दर्द को याद करना हमेशा कष्टदायक होता था। जियाओबाई को तैयार देखकर लिन चेन ने ब्लडलाइन गोल्डन हैंड लगाना शुरू कर दिया और जल्दी से पीछे हट गया। पहले की तरह जियाओबाई बहुत दर्द में थी और जमीन पर पागलों की तरह लौट रही थी, यहां तक कि वह कोई आत्मा जानवर में भी बदल गई थी। लिन चेन ने भारी सांस ली, दूर से उत्सुकता से देख रहा था। इस बार जियाओबाई का दर्द लंबे समय तक रहा और 20 मिनट के बाद ही यह धीरे धीरे कम हुआ। लिन चेन ने यह दृश्य देखा और उसकी कसी हुई भौहें अंततः ढीली पड़ गईं। अंततः दर्द खत्म हो गया। इसके बाद रक्त वंश के शोधन से आए परिवर्तनों को देखने का समय आया। लिन चेन की समझ के अनुसार इस बार अनंत धिक्कार दानव हॉर्न के बदलने की बारी थी।